एक क्वेश्चन था हमारा +16e और एक चार्ज है -4e and this is the line joining. We cannot keep the charge in between the charges because it will not be in equilibrium. Equilibrium में होगा नहीं, ठीक है? Because क्यों नहीं होगा equilibrium में? Assume that you are keeping the charge here Q and assume that it is of plus. So plus and plus repel, minus and plus attract. They cannot be in equilibrium because there has to be opposite in direction. तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? We need to keep this charge. अब हमें ये चार्ज कहाँ रखना है? You need to remember this. We need to keep charge near to the lesser magnitude charge. कहाँ रखना है हमें? Lesser magnitude charge. अब देखो, this plus, assume that this is also plus, plus repel. So one force on Q due to 16e and minus plus attract, force on Q due to 4e. समझ में आया? क्या बात समझ में आ गई या नहीं बताइए? Is that okay? आ सकता है इक्विलिब्रियम? Can we achieve equilibrium? Equate कर दो. Now, as you know, distance this distance is r. Assume that this distance is a. So, FQ16e equal to FQ4e or KQ1. KQ into 16e divided by r plus a whole square equal to KQ4e upon r upon a square. Now solve it down for a. ठीक है? You can solve it down for a के लिए solve कर सकते हो. Listen, one more thing. In question they can ask you one thing. So reading the question is very important. When you read the question, they will ask what is the distance of this Q charge. पूछेगा, लेकिन वो ये पूछ सकता है what is the distance of this Q charge from 4e. वो 4e से उसका डिस्टेंस पूछ सकता है. तो a आ रहा है तुम्हारा r/3 आ रहा है, तुम बोल रहे हो. वो ये भी कह सकता है what is the distance of this Q charge from 16e. तब तुमको r और ऐड करना पड़ेगा. ये बात याद रखना. तो ऑप्शन जब मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ये गलती हो सकती है. जैसे तुमने निकाला आंसर r/3 बट दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम विच चार्ज 4e. बट क्वेश्चन में पूछा है बताइए 16e से कितना होगा. और ऑप्शन भी है r/, जो तुमने निकाला ना ऑप्शन आंसर निकाला वो सही है उसमें ऑप्शन ए बी सी डी में, लेकिन एक्चुअल आंसर कौन सा है? r प्लस a. कितना है आंसर? अगर तुमने r ऐड करके आंसर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? गलत. सही किया हुआ क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया. तो क्या मैटर कर रहा है यहां पर? रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. क्वेश्चन में वो डिस्टेंस कहां से पूछा है, फ्रॉम विच चार्ज दे आर आस्किंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रहेगा? एक माइनर सा गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है. क्लियर है पॉइंट? वन मोर थिंग आई वांट टू नो. मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड, अच्छा डिस्टेंस निकाल लेते जल्दी से. मुझको पता नहीं है कितना डिस्टेंस है बट लेट मी सी कि कितना आएगा. 4 से 4 टाइम्स तो a स्क्वायर अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4. कितना आ जाएगा? a बाई r प्लस a इक्वल टू 1/2. 2a इक्वल टू r प्लस a. सही है क्या? सही है. तो r इक्वल टू a आ रहा, तुम कहते r/3 आ रहा है. हाँ, ये तो a आ रहा है r/2. बोलो. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी r है और ये भी r है, तो 2r डिस्टेंस हो गया फ्रॉम 16e. ठीक है. अनदर क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. Find the value of Q for which
सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। समझ में आ रहा है? अब सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तीनों चार्जेस के क्या होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में। तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? ऑल द चार्जेस, वो डायरेक्ट भी बोल सकता है और ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है? ऑल द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? सारे चार्जेस क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम हो जाए। क्लियर? ऐसे पूछ रहा है, उस क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो जरा, एक चीज सोच के देखो, अगर मैं इसी चार्ज को वापस इक्विलिब्रियम में रखूं तो ऑब्वियसली दोनों बार क्यू क्यू तो कट जाएगा, और मुझको क्या चाहिए भाई? मुझको क्यू ही चाहिए। तो कभी भी मुझे, अगर मैं इक्विलिब्रियम इस वाले चार्ज पे देखूंगा क्यू पर, क्या कभी तुम क्यू का वैल्यू निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। सही है? मेरी बात समझ आई? फिर से देखो, अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। अब जरा इसको देखो, अगर मैं इसी पर इक्विलिब्रियम सेट करूं और चेक करूं इक्विलिब्रियम में, तो क्या इक्वल रखने पर दोनों तरफ से क्यू कैंसिल हो जाएगा या नहीं? क्यू कैंसिल होगा या नहीं? तो क्या तुम क्यू का वैल्यू कभी निकाल पाओगे? तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कैन नॉट टेक Q, equilibrium cannot take equilibrium of Q. Q का इक्विलिब्रियम नहीं ले सकते, याद रखिए, ठीक है? सो शुड गो विद एनी ऑफ अदर टू, एनी ऑफ द अदर टू चार्जेस। किसी भी एक पे देख लो, या तो 16 पे कर लो या 4 पे कर लो, बट तुमको इन दोनों पे ही इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, बात याद रहेगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा ना, तुम कहोगे अरे फिर से बराबर कर रहे हैं, क्यों क्यों कट रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, पागल हो जाओगे फिर ढूंढते ढूंढते। तो तुमको अगर ये बात याद नहीं रही तो जब भी वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, विच चार्ज यू विल चेक फॉर इक्विलिब्रियम? You cannot check for Q. You need to check for other two. Is that okay? तो दोनों का एक मैं करके दिखा रहा हूं, दूसरा तुम करना, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है? So take 16E is in equilibrium. 16E को इक्विलिब्रियम में लो, तो 16E पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है जरा बताइए? एक तो लगाएगा 4E और एक लगाएगा 16E पर Q। क्या बात समझ में आई? के यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, नाउ के 16E इंटू 4E डिवाइड बाई 4E और 16E में डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस है? R स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, एक बार फिर से देखिए, 16E पर ये 4E किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ये होगा तुम्हारा 16E और 4E का फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और ये प्लस वाला प्लस रिपेल करेगा या नहीं? तो ये करेगा रिपेल। सो यहां आ जाएगा 16E और Q। ऐसे करना पड़ेगा, इन दोनों फोर्स को बराबर कर लो। ये हम वही बराबरी कर रहे हैं। अब देखो, सब कुछ कट करने के बाद तो ये हो जाएगा R प्लस R का होल स्क्वायर, होगा या नहीं? बिकॉज ए इज ऑल्सो R। अब बताओ, देखो अब मैंने क्या किया, के कैंसल आउट, 16E 6 डिवाइड बाई R स्क्वायर Q अपॉन 2R स्क्वायर। क्या अब हमारे पास Q क्लियरली बच रहा है? और अगर Q बच रहा है तो क्या हमें मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा? बस तो जल्दी सॉल्व करिए।
4e डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन 4r स्क्वायर। फिर से ये आर स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास जो q का वैल्यू है वो आ गया 16e होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16e। अच्छा, प्लस का हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है क्या इक्विलिब्रियम के लिए? माइनस भी पॉसिबल है क्या इक्विलिब्रियम लगाने के लिए? हाँ, तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। माइनस लेने के बाद क्या तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? नहीं हो सकते, प्लस लेने से ही हो सकते हैं। प्लस लेने से तो वहां चार्ज का टाइप कैसा आ जाएगा? प्लस, तो प्लस का ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो कर लोगे? तो मैंने दोनों तरह क्वेश्चन बता दिए। एक, पता करना है कहां पर चार्ज रखे, एट व्हाट डिस्टेंस वी नीड टू कीप द चार्ज, पहला। दूसरा, वैल्यू ऑफ चार्ज कितना रखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q टू बी देयर फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द चार्जेस। ये भी मैंने दूसरा बता दिया, समझा दिया। तो जब तुम डिस्टेंस निकालोगे तो इक्विलिब्रियम कौन सा लोगे? जो भी चार्ज रख रहे हो उसी का। लेकिन जब तुम वैल्यू निकालने जाओगे, क्या तुम इसको यूज कर सकते हो? कौन सा यूज करोगे? इधर दिस और दिस, ठीक है, कोई एक यूज कर लेना। तो इससे भी प्रूफ करके देख लो, इससे तुम्हारा आता है या नहीं आता है। जो सेम क्वेश्चन किया ना, इससे प्रूफ कर लेना कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैंने वो लास्ट चैप्टर में बताया था कि ये वहां पे भी आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो इसका जो नाम है ना, वो बस इतना बड़ा बना दिया है, वैसे है कुछ भी नहीं। ये क्या बोलता है देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए अच्छे से। अगर एक चार्ज कोई Q0 है मेरे पास, और यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, और यहां पर Qn है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस Q1 चार्ज will apply a force on Q0 in line joining the charges। पता है ना ये बात? सेंट्रल फोर्स होता है, लाइन जॉइनिंग द चार्जेस में लगता है सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेम उसी डायरेक्शन में लगेगा, सेम इसी डायरेक्शन में। इसका नाम रख दीजिए फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। क्या नाम रख दीजिए इसको? फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। ऐसे ही कोई भी एक फोर्स इधर लगेगा F02, कोई तीसरा फोर्स हो सकता है इस डायरेक्शन में लग जाए F03, और एक फाइनली एक फोर्स यहां हो जाए F0n। सही है। नाउ दीज आर द फोर्सेस which are acting, n number of forces are acting on a charge, on a particular charge। एक particular charge पर n number of charges force लगा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ n number of charges force लगाएंगे तो n force हो जाएंगे, और n फोर्सेस को ऐड करने के लिए क्या तुम स्केलर एडिशन यूज कर सकते हो? n फोर्सेस को ऐड करने के लिए क्या स्केलर एडिशन यूज कर सकते हैं क्या हम? कौन सा एडिशन यूज होगा? वेक्टर एडिशन। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये यही बात बताता है। According to this principle, the force on a charge, let's say Q0, और इसमें भी नेट फोर्स कर देता हूं मैं, नेट फोर्स on a charge Q due to several other charges is equal to कौन सा सम? वेक्टर सम। कौन सा सम होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on Q0 due to other charges, all the forces, जितने भी फोर्सेस हैं, बाकी जितने चार्जेस ने सबने लगाए हैं, वो सारे चार्जेस लगे हुए सबका क्या करना है? वेक्टर सम करना है। क्या बोलते हैं उसको? देखिए मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, F net इक्वल टू F01, F02, F03, ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगे भाई? F0n। यही है इसका मैथमेटिक्स। क्या हम अभी तक भी यही करते आए हैं ना? लेकिन बस एक डिफाइन कर दिया अब हमने। अब हमारे पास एक प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बस कोई है, कोई अलग चीज है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? वही चीज है भाई, वेक्टर एडिशन करना है, बस उसी चीज को बताता है और कुछ नहीं करना। दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो Q, या चलो Q0 ले लेते हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज R। सो इस पर कितने फोर्स लगे Q0 पर? ओनली 1, या मैं F1 लिख दूं। कितने फोर्स लगे? ओनली 1। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई फाइनल आंसर? F1 बताओ जरा। K
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आंसर, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं दिया ना, अगर वैल्यू देगा तो मैं वैल्यू रख के सोल्व कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। अभी तो इतना ही न्यूटन होगा ना। और अगर आर वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है, इस डायरेक्शन में आर वेक्टर है, तो तुम इसको जैसे नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी, तो ए बी अलोंग ए बी वेक्टर, क्या फोर्स ए से बी की तरफ है, ऐसे उसका डायरेक्शन दे दिया ए से बी, तो फोर्स का डायरेक्शन भी हो गया, ये भी हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई इसको लिखने का, और तरीका भी है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसमें एक यूनिट वेक्टर मान सकते हैं क्या इस डायरेक्शन में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आर कैप और इसको साइन लगा देता हूं। इसका मतलब ही ये है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये क्या है आर कैप, बताया था ना आर कैप यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बताया था या नहीं। तो यही मैंने किया है, यहां तक बताओ समझ में आया या नहीं। जो मैंने ऊपर लिखा ना उसको मैंने सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, बस जो ऊपर लिखा हुआ है उसको सिंबल की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, दोनों आ जाने चाहिए, नहीं तो एक कम से कम एक तो आना ही चाहिए पर लिखना। क्या बात समझ में आ गई। इस पर तो नेट फोर्स ही है ना, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, अगर एक फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स भी यही है। इज दैट ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, टेल मी क्विकली। एक और चार्ज रख लेते हैं, एक तीसरा चार्ज है लगभग यहां पर कहीं पर है, लेकिन तुमको एक एग्जैक्ट सिचुएशन बताऊं तो ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, मतलब सारे डिस्टेंस आर ही है और ये सी है, ठीक। अब मुझको बताओ तुम लोग कि ये सी वाला जो, और इसके ऊपर भी चार्ज क्यू रखा है, सी के ऊपर भी क्या चार्ज रखा है क्यू, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू दिस सी चार्ज, किधर होगा पहले डायरेक्शन बताओ, किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन जा रहा है ना इसी को आगे बढ़ाना है, बस इसी को आगे बढ़ाना है, इसका नाम क्या दे दिया भाई F2। चलो बताओ F2 लिखो, F2 इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और न्यूटन, और ये क्या होगा अलोंग सी बी, सी से बी की तरफ होगा या नहीं होगा बताओ, बोलो। अब पर एक दिक्कत है, अब देखो मैंने यहां पर आर वेक्टर ले लिया, तो मैं क्या ये यूनिट वेक्टर आर ले सकता हूं क्या बताओ, नहीं ले सकता ना, तो क्या मैं इसका अलग से नाम दे दूं, जैसे मान लो आर डैश, या चलो R1 ही कर देते ना, R1 कैप, R1 कैप किधर की तरफ है बताओ, R1 कैप सी से बी की तरफ है या नहीं है, तो मुझे ये वाला लिख के दिखाओ, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसको ऐसे लिख के दिखाओ, F2 इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्या लिखा जल्दी बताओ, R1 कैप। अब मेरे पास Q नॉट पर अब लिखना है नेट फोर्स ऑन Q नॉट, जल्दी बताइए नेट फोर्स, F1 नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा या नहीं होगा बताओ, तो F नेट कितना होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्या किसी को एंगल दिखाई दे रहा है, क्या किसी को एंगल दिखाई दे रहा है, क्या किसी को एंगल की वैल्यू भी दिखाई दे रही है, कितना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री, तो ये 60 तो ये भी 60 डिग्री, रख दीजिए सारे वैल्यूज, के क्यू नॉट अपॉन, अच्छा एक चीज और देखो, क्या दोनों वैल्यूज में सेम है, अरे एफ तो सेम है ना, F1 F2 मैग्नीट्यूड में सेम है या नहीं है बताओ, है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं F1 इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड, कह सकता हूं या नहीं, मैग्नीट्यूड में सेम है या नहीं है, बस तो क्या मैं ऐसे कर लूं कि जहां F1 लिखा है जहां F2 लिखा है सब जगह F1 लिख सकता हूं क्या, और यहां कर दूंगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस 2F2 F1 स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है, कट गया 3F1 स्क्वायर, और आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर इज F नेट इक्वल टू √3 F1, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया √3
के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? लेकिन एक समस्या, क्या? अभी बस मैग्नीट्यूड ही आया है, डायरेक्शन नहीं आई है। अभी क्या आया? बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं आई है। तो डायरेक्शन को भी लेके आएंगे। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया सबको। जैसे मैंने अभी 3 दिया, क्या मैं 4 भी दे सकता हूं? क्या 4 दे सकता हूं क्या? तो वो तुम्हारे लिए होमवर्क करवा देंगे, है ना? अब देखो, डायरेक्शन के लिए चेक करो, क्या हम पैरेललोग्राम ही बनाएंगे या नहीं? बताओ। और अगर दोनों फोर्स सेम है तो क्या जो रिजल्टेंट है एफ नेट वो बीच में ही आएगा? अगर वो बीच में आएगा तो क्या वो 30 डिग्री ही होगा? होगा या नहीं? कैसे? जैसे मान लो ये है अल्फा या बीटा, मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं अगर tan बीटा लिखने जाऊं तो मैं लिखूंगा, वो किसके साथ बन रहा है? F1 के साथ। तो मैं F2 साइन थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। 11th क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था कि अगर वो जो एंगल तुम निकाल रहे हो वो अगर F1 के साथ बन रहा है तो दूसरे वाले से स्टार्ट करना है ना? ऐसे सिखाया था 11th में, इसी दिन के लिए सिखाया था। डिवाइड बाई F1 प्लस F1 कॉस 60। अब तुम सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के करना, देखो F1 इंटू साइन 60 होता है √3/2, ठीक है? और F1 कॉमन ले लो, 1 प्लस ये आ गया cos 60 आ गया 1/2। तो F1 से F1 कट गया, √3/2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया भाई? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/3, तो ये आ गया 1/√3। अब बताओ, tan में 1/√3 होता है तो tan बीटा इक्वल टू 1/√3, ये होगा tan 30 डिग्री। और बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा।